हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए जो हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सीडीपी पोर्शन हल कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो सीडीपी पोर्शन है 30 क्वेश्चंस आपको सीडीपी के मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज के जो क्लास है इसमें ये जो आप सामने क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये 20 अगस्त 2023 को जो आपकी परीक्षा हुई थी सीटेट की, ये वो वाला क्वेश्चन पेपर है और ये है आपका सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकंड। कल भी हमने 20 अगस्त 2023 का ही पेपर हल किया था जो पेपर फर्स्ट था। आज हम सेकंड पेपर का जो सीडीपी पोर्शन है उसको हल करेंगे और आपको पता है कि हम एक एक क्वेश्चन का एक एक जो ऑप्शन है उसको विधिवत तरीके से आपको समझाते हैं एंड जो कठिन शब्द हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पकड़ पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तभी आप सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ाने का काम करेगा। समझिए, समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, रचनात्मक चिंतन क्या होता है। जब आप ये दो शब्द का अर्थ समझते होंगे तभी बेहतर आंसर कर सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जहां बालक गहराई से सोचे, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर तार्किक रूप से सोचे। कैसे सोचे? तार्किक रूप से सोचे और जिस बारे में सोच रहा है उसके गुण भी देखे, उसके दोष भी देखे, हर तरीके से उस पर सोच विचार करे। वो होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। गहराई से सोचे, तार्किक रूप से सोचे, उसके गुण दोष को जाने। ये बच्चा तार्किक रूप से सोच रहा है, समालोचनात्मक चिंतन होगा। और जहां बच्चे के अंदर नए विचार आते हैं, जहां बच्चे के अंदर नए विचार आते हैं, कुछ नया सोचता है, वो रचनात्मक चिंतन होता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए कौन सा प्रश्न है जो बच्चे के अंदर समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। बात तो ठीक लग रही है क्योंकि यहां पे बच्चा जब हम पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है तो यहाँ पे वो एक नहीं कई सारे तरीकों पर विचार करेगा। जब कई सारे तरीकों पर विचार करेगा फिर उसमें से हमें एक बेस्ट ढूंढ करके देगा कि सर ये तरीका अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर हम पूछेंगे ऐसा क्यों, फिर वो इस बारे में डीप में जाएगा, फिर गहराई से सोचेगा, फिर कुछ नए विचार लेकर के आएगा। तो ये उसके अंदर समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ाने का काम करेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट सही है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। आपके शहर में पानी कहां से आता है। ये तो रटा रटाया आंसर बच्चा दे देगा कि हमारे शहर में पानी वहां से आता है, उस टंकी से आता है, उस नल से आता है या वहां से आता है। सीधा सा आंसर दे देगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पूछेंगे कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं तो ये तो रोज का रटा रटाया प्रश्न है। ये बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करता, गलत है। आपके देश का नाम और मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बच्चा यहाँ पे मैप पर हमको देश दिखा देगा कि सर ये मैप है, यहाँ पे हमारा देश है और इस देश की हमारी सीमाएं हैं, सब मैप पर दिखा देगा। इसमें कुछ वो भी क्रिटिकल या क्रिएटिव नहीं करेगा। यहाँ पे बच्चा क्रिटिकल करेगा और क्रिएटिव भी करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे जो बच्चा आंसर करेगा वो अपने अनुभव के आधार पर भी करेगा। वो ये देखेगा क्योंकि जहां से वो बच्चा आ रहा है अपने गांव, घर, गली, मोहल्ले में अगर वो ये चीज देख रहा है कि कैसे हमारे यहाँ पानी खराब हो रहा है, वो उस पर और ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा, है ना, अवलोकन करेगा उस चीज का कि कैसे कैसे पानी खराब हो रहा है। उस बेस पे वो अपना विवेक लगाएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, गहराई से सोचेगा कि हम कैसे पानी बचा सकते हैं, तब वो इसका आंसर करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न फिर से वही है, सेम समालोचनात्मक चिंतन पर प्रश्न पूछ रहा है। समालोचनात्मक चिंतन मैंने जस्ट आपको बताया कि जहां पर कोई भी विचार, जहां बच्चा तार्किक रूप से सोचे, है ना, और जो भी दावा किया गया है किसी पॉइंट को लेकर के उस पर तर्कपूर्ण ढंग से सोचे। क्वेश्चन कहता है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। अगर यानी कि प्रमाण की क्या भूमिका होती है, जो भी दावा किया गया है, जो भी प्रमाण दिया गया है, उसका क्या रोल होता है।
प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी सोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं कि देखिए ये जो हमने आपको बताया इसका ये सोर्सेज है, या इस आधार पे हमने बताया, या इसका ये प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका उसका क्या करना चाहिए, उसको सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, तार्किक ढंग से उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये कहां तक सही है। आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्रमाण जो भी दिया गया है हमको वो बिना विश्लेषण के स्वीकार करना, ये तो फिर जो है कि एक व्यक्तिगत राय हो जाएगी कि हम बिना किसी विश्लेषण के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जांच परख और तर्क कहीं दिया ही नहीं गया है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है? नहीं भाई, अरे समालोचनात्मक चिंतन की नींव ही प्रमाण पर आधारित है, अप्रासंगिक कैसे हो जाएगा? व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा नहीं, प्रमाण की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हमने कहा ना कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण जो है ये चिंतन की नींव ही प्रमाण पर आधारित होती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में जो प्रमाण है, जो भी एविडेंस दिए गए हैं, उनकी भूमिका सबसे मुख्य होती है, क्योंकि बिना प्रमाण केवल व्यक्ति अपनी राय पर डिपेंड होता है बिना प्रमाण के। तो यहाँ समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए कि ये प्रमाण क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो हर चीज़ का यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? आइए, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? आपने खूब पढ़ा होगा, है ना, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे बेचारे जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, चाहे प्रतिभाशाली, सबको एक ही कक्षा और एक ही एटमॉस्फेयर में समान अवसर दिए जाते हैं, वो होती है समावेशी कक्षा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, देखिए स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, ये इसमें शामिल नहीं होता। हम सभी बच्चों के लिए एक जैसी पाठचर्या नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी ज़रूरत अलग है, उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता अलग है, तो पाठ्यक्रम एक जैसा नहीं रख सकते। हम सब पर एक ही पाठ्यक्रम, एक ही मेथड, एक ही टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, सब पर एक जैसा नहीं थोप सकते भाई, है ना। तो ये गलत है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम बच्चों का योग्यता के आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे तो इससे बच्चे के अंदर एक हीन भावना आएगी कि देखो यार हम कमजोर हैं, हमको यहाँ अलग बैठा दिया, वो प्रतिभाशाली हैं उनको अलग बैठा दिया, एवरेज बच्चे यहाँ बैठे हैं, दृष्टिबाधित वहाँ हैं, विकलांग बच्चे वहाँ हैं, ये आपने सबको अलग थलग कर दिया। ये हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं। सेग्रेगेशन और लेबलिंग हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, कि ऐसे बच्चों को सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा ही दी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये रहेगा कि भाई आपने उनको जो है केवल व्यावसायिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया, ये भी भेदभाव होगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, ये बात बहुत सही है कि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि पहले तो आप व्यक्तिगत अंतर को पहचानो, व्यक्तिगत अंतर को पहचानो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानो भाई, कि कौन बच्चा कैसे सीख सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता क्या है, किसमें इंटरेस्ट रखता है। इस तरीके से व्यक्तिगत अंतर को पहचानो और उसके हिसाब से फिर अपनी जो सिलेबस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, उसमें लचीलापन लाओ, है ना। जो प्रतिभाशाली है उसके हिसाब से उसको चीज़ें दो, जो एवरेज है उसके हिसाब से उसको सिलेबस दो, और जो जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उसको सिलेबस देना चाहिए। यानी कि हमारी जो भी टीचिंग प्रोसेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हर बच्चे को उसकी क्षमता और आवश्यकता के हिसाब से सीखने का अवसर मिल सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए कहता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, यानी कि बच्चों के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इन पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसमें वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। पियाजे कहते हैं नहीं, पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। दोनों का क्या है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है।
ओके, वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण क्या है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, और प्याजे कहते हैं कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये तो बात सही है। खोज अधिगम में यानी कि इन डिस्कवरी लर्निंग, ओके, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। यानी कि खोज अधिगम की बात हो रही है जहां बच्चा खुद डिस्कवर करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, प्रयोग करके सीखता है। इसमें टीचर बच्चे को क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। जैसे उसको लैब में गया बच्चा, साइंस की लैब में गया, तो वहाँ जो है जो केमिकल्स हैं उनको मिला के देख रहा है, किससे कौन सी गैस बन रही है, किससे क्या केमिकल बन रहा है ना, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। वहाँ बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है और खुद सीख रहा है, टीचर उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वेरी गुड। और यहाँ बच्चा स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ठीक है, वेरी गुड। दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ना आर, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्यारे दोस्तों। ये अलग बात कह रहा है, ये अलग पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई किसी से रिलेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं इनकी ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इनको कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों से अलग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषताएं यहाँ पे आपको ढूंढनी है। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इनको क्या है कि इनकी समझ की अग्रवर्ती गहनता, यानी कि ये किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनके अंदर एडवांस्ड डेप्थ होती है किसकी, अंडरस्टैंडिंग की। चीजों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं ये। सीखने की तेज गति होती है, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, बहुत जल्दी सीखते हैं ये, बहुत तेज गति से सीखते हैं। कोई टॉपिक है, मान लीजिए कठिन टॉपिक है, ये जो है ये एक बार समझाने पर ही समझ जाएंगे प्रतिभाशाली विद्यार्थी। दूसरे हो सकता है कि 4 बार समझाने पर भी उनके समझ में ना आए। ठीक है, तो इनकी सीखने की गति भी बहुत तेज होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हैं। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, नहीं अधिक नहीं, ये बस थोड़ा बहुत तो डिपेंड हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। दूसरों पर सीखने के लिए ये दूसरों पर ज्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। शारीरिक विकास की तेज गति, नहीं, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ए और बी दो ऑप्शन हमारे ये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों से अलग करते हैं। ए और बी किस में है, 4th वन में है, तो ए और बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में बात हो रही है, श्रवण बाधिता की, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हाँ ठीक है, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, जिसको सुनने में समस्या है, तो हो सकता है कि उसको जो है उस बच्चे को बोलने में भी दिक्कत हो और वार्तालाप करने में, संवाद करने की क्षमता भी इससे प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो श्रवण बाधित होते हैं, जो सुनते नहीं हैं, वो उनको अक्सर बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, उन बोलने की जो क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये तो बात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही हो गई। कहता है कि सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जितने भी श्रवण बाधित हैं, क्या उन सभी को सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना या फिर साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी बच्चों को साइन लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बच्चे जो है वो हियरिंग एड का भी प्रयोग करते हैं। जो हियरिंग एड होता है, जो हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं, हियरिंग एड का भी प्रयोग होता है। और कुछ बच्चे जिनके अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट किए जाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट का मतलब कान के अंदर एक मशीन फिट कर दी जाती है। ठीक है, उससे भी बच्चा सुनने लगता है। ठीक है, और कई बच्चे तो होंठ पढ़ लेते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, उससे भी वो वार्तालाप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे को साइन लैंग्वेज की ही जरूरत पड़े, ये बात गलत है। सही क्या है कि यहाँ पे हियरिंग एड का प्रयोग हो सकता है ना, सुनने की जो मशीन होती है वो लगा सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता
यानी कि श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। ये कौन सी बात होगी कि तेज बोल करके चिल्ला करके हम उसका टेस्ट ले लेंगे कि ये कितनी तेज सुन पाएगा कितना नहीं सुन पाएगा। ठीक है, ये गलत बात है, ऐसे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती नहीं। जरूरी नहीं है कि कान की ही कोई समस्या रही हो तभी बच्चा बहरा हो गया हो, नहीं, ये जन्मजात कारण भी तो हो सकता है कि भाई बचपन से जन्मजात ही उसका वो ना सुन पा रहा हो, या हमारे कोई तंत्रिका से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई संक्रमण हो सकता है, कुछ दवाओं का असर भी हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि जो श्रवण बाधित है उसको बातचीत करने में भी दिक्कत होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न हैं। यानी कि पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो उनके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो कभी तो ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए ये सभी बच्चों के लिए समान है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे पढ़ने में तेज हो, स्लो हो, ठीक है, कोई भी हो। कभी तो हमने सभी के लिए समान लक्ष्य रख दिए और कभी कभी हम बच्चे की क्षमता के अनुसार उनको बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बच्चों से कहा कि ये हम 10 प्रश्न दे रहे हैं और मुझे कल सभी लोग आकर के सुना देना। हमने कभी तो इनको सबके लिए सेम रख दिया, और कभी कभी ऐसा होता है कि यार जो बच्चे कमजोर हैं, अच्छा तुम 5 प्रश्न ही सुना देना, अरे तुम 3 प्रश्न सुना देना, हम खुश हो जाएंगे। तो कभी कभी हम उसमें बदलाव कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न के आंसर पर। पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है, तो हमारी जो बच्चों से अपेक्षा है वो समायोजन में समान होती है। समायोजन में समान है, समायोजन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ हम बच्चे से वही सीखने की उम्मीद कर रहे हैं जो बाकी बच्चों से। बाकी बच्चों मतलब मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में 50 बच्चे हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, सारे बच्चे कुल मिलाकर के हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम सभी बच्चों से वही चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हमने बच्चों को 1 से 100 तक गिनती दी है कि सभी 50 के 50 बच्चे हमको 100 तक गिनती सुनाएं। हम यहाँ पे बच्चों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सारे बच्चे हमको 100 तक गिनती सुनाएं। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे हम बच्चे का मेथड बदल देंगे, तरीका बदल देंगे। सर क्या करेंगे? समायोजन में क्या होता है, हम मेथड बदल देते हैं। ठीक है, मेथड कैसे बदलते हैं कि भाई देखिए ऐसा है, गिनती तो हम 100 तक सुनेंगे, लेकिन उसके जो साधन हैं या हम उसके लिए बच्चों के समय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब जो एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, तुम 100 तक याद कर लेना। अब अगर हमारी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो हम गिनती उससे 100 तक ही सुनेंगे, लेकिन उसके लिए हम साधन दूसरे ला देंगे, जैसे ब्रेल किताब उसको दे देंगे कि जिसको ब्रेल किताब जिसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, बच्चा टच करके फील करके हमको सुना दे। लेकिन हम बाकी बच्चों से कल सुनेंगे और जो दृष्टिबाधित है वो हमको परसों सुना दे। गिनती 100 तक ही सुनेंगे, पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा, हमारा सिलेबस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये समायोजन हो गया कि हमने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया, बाकी जो दूसरे बच्चों के जो साधन थे उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, मेथड में बदलाव कर सकते हैं। जो श्रवण बाधित है उसको हियरिंग ऐड दे दिया कि देखो तुम ये हियरिंग ऐड लो, इसको कान में लगाओ, इसको सुनो, भले तुम कल नहीं परसों सुनाओ, लेकिन हमको ये 100 तक गिनती सुननी है तुमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने मेथड बदल दिया। क्या कर दिया? मेथड बदल दिया। लक्ष्य सेम रहेगा हमारा, 100 तक गिनती हमें सबसे सुननी है। अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि हमारी क्लास में है तो उसको हम दूसरी सामग्री साधन दे देंगे, उसको हम दूसरे चित्र दे देंगे, कुछ जो गिनने की सामग्री रहेगी वो दे देंगे। तो लक्ष्य हमारा यहाँ पे समान रहेगा, अपेक्षा समान रहेगी। तो ये होता है समायोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जबकि संशोधन में वे भिन्न है। अब ये संशोधन क्या होता है देखिएगा, संशोधन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। संशोधन मतलब मॉडिफिकेशन। यहाँ सीखने का लक्ष्य ही बदल दिया जाता है, यहाँ सीखने का लक्ष्य ही बदल दिया जाता है। समायोजन में हम लक्ष्य नहीं बदल रहे थे, हमें 100 तक गिनती सुननी है तो सुननी है, चाहे तुम श्रवण बाधित हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे एवरेज हो, गिनती हमारी 100 तक ही थी। ठीक है, हम वो नहीं कम करेंगे। तुम हमसे साधन ले जाओ, हमसे तुम सामग्री ले जाओ,
है ना, जिसको सुन नहीं पा रहा सुनने की मशीन ले जाए हमसे, लेकिन गिनती 100 तक सुनाओ। लक्ष्य हमने नहीं बदला कभी। संशोधन में हमने लक्ष्य ही बदल दिया। संशोधन में क्या होता है, संशोधन में लक्ष्य ही बदल दिया, लक्ष्य बदल दिया जाता है। आई बात समझ में, क्योंकि बच्चा जो है वो सामान्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसके लिए लक्ष्य सरल या अलग बना दिए जाते हैं। भाई सभी बच्चों को गिनती 1 से 100 तक सीखनी है। अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कमजोर है, तो हमने उसको कह दिया ऐसा है तुम 50 तक याद कर लेना, और ऐसा है तुम्हें गिनती 70 तक याद करनी है, और तुम यार 20 तक सुना देना, हम खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बच्चे का जो लक्ष्य है वो अलग कर दिया। क्या कर दिया, लक्ष्य अलग कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप इसको समझ गए होंगे। समायोजन का मतलब ये है कि सबको एक जैसा लक्ष्य, बस पहुंचने का तरीका अलग है, यानी कि मंजिल एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते बदल दिए जाते हैं। तुम इस रास्ते से जाओगे, देखिए वहां बिल्डिंग है, वहां पहुंचना है, तुम इस रास्ते से जाओगे, तुम इस रास्ते से, हमने उनके रास्ते बदल दिए। और यहाँ संशोधन में क्या होता है कि हम मंजिल ही बदल देते हैं, लक्ष्य ही अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो गया। प्रश्न बहुत बढ़िया था, इसलिए हमने इसको समझाने में इतना टाइम ले लिया। अगला प्रश्न लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, संरचनावाद क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता स्वयं है, अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, कौन सा कथन भाई गलत होगा, देखिएगा। पहला है ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये तो बात यहाँ पे सही है, ज्ञान है व्यक्तिपरक है। भाई संरचनावाद के अनुसार ज्ञान हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने संदर्भ और अपना जो बैकग्राउंड है वहां से वो खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अपने संदर्भ से। अच्छा, हमने यहाँ पे संदर्भ शब्द का प्रयोग किया। संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ये ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई बच्चा सीख रहा है। और संदर्भ में क्या होता है कि इसमें उसका सामाजिक वातावरण, उसका घर परिवार, स्कूल, उसके टीचर्स, उसके जो मित्र मंडली है, उनके साथ जो अनुभव उसने ग्रहण किए, उन अनुभवों के आधार पर सीखता है। कोई गांव का बच्चा है ना, तो वो गांव का बच्चा जो है उसको हम अगर खेती से जोड़ेंगे तो खेती के संदर्भ में चीज़ें आसानी से वो सीख सकता है। कोई शहर का बच्चा है तो हम उसको कोई बाजार, मॉल के संदर्भ में बढ़िया सिखा सकते हैं। तो ये होता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। हमने यहाँ पे कहा कि जैसे कोई बच्चा जिसका बैकग्राउंड अलग है, पृष्ठभूमि अलग है। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भटके नहीं, कंफ्यूज ना हो। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि बच्चे की पहले से जो मौजूद जानकारी है, उसको जो पहले से अनुभव है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका सोचने का तरीका, उसके आधार पर बच्चा यहाँ सीखता है। अगर बच्चे ने पहले से जानवरों के बारे में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तो नया ज्ञान उसी से जोड़कर वो जल्दी समझ जाएगा। ये होता है क्या कहते हैं उसको, बैकग्राउंड। तो ज्ञान व्यक्तिपरक है, हर बालक, हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने संदर्भ, अपनी पृष्ठभूमि से गढ़ता है, इसको क्रिएट करता है, इसका निर्माण करता है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। सही है, संरचनावाद मानता है कि सीखना क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। मतलब ये है कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने इन्वायरमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर से जोड़ करके सीखता है। बच्चा कोई खाली दिमाग लेकर के तो आता नहीं क्लास में। संरचनावाद तो यही कहता है कि बच्चा कोई कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि अपने अनुभव, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपना परिवेश उसके साथ आता है, उसी के बेस पे वो ज्ञान बनाता भी है। ठीक है, ये भी राइट है। हमें गलत ढूंढना है संरचनावाद के अनुसार। गलत क्या होगा भाई? कहता है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये बात गलत है। हम बाहरी रूप से प्रेरित नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? संरचनावाद कहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है कि बच्चा जो है कि सीखना हमारा अंतः प्रेरण पर आधारित होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। हम बाहर से नहीं सीख सकते। हम बाहर से केवल इनाम पाने के लिए या बाहर टीचर ना पीटे डंडे के डर से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे लर्निंग नहीं होती। सीखना अंतः प्रेरण, हमारी अंतः, जब अंदर से मन कहता है ना, हमारा जिस चीज को पढ़ने में हमारी रुचि है, हमारी इच्छा है, अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा ज्ञान सही है। और वही हमारा सीखना जो है वो अंतः प्रेरणा पर आधारित होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन
पर आधारित होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे गलत है कि बाहरी रूप से प्रेरित हम नहीं कर सकते बच्चे को। ठीक है, जब तक वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट कहता है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। इसका मतलब भाई क्या होता है? देखिए ये भी गलत है, नहीं सॉरी, गलत कैसे है ये? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संरचनावाद यही कहता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। बहुलवाद का मतलब क्या होता है सर? देखिए बहुलवाद का मतलब ये होता है एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, वो होता है बहुलवाद। और बहुविध का मतलब होता है कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझना, अलग अलग तरीके से सीखना। ठीक है, अब जैसे बहुलवादी, जैसे हमने कहा कि एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अब पेड़ वही रहेगा लेकिन इसको अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। इस पेड़ को वैज्ञानिक कहते हैं कि ये, विज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिक इसको क्या मानते हैं कि भाई ये पेड़ बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन देने वाला है, इस पेड़ के पास हमेशा ठंडक रहती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो हमारी जो स्किन होती है उसके उपचार में बहुत अच्छा काम आती हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अपना अलग दृष्टि से देखेंगे, अलग नज़रिए से देखेंगे। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पीपल का पेड़ बहुत पूजनीय होता है और हम लोग हिंदू धर्म में एक पत्ता तक इसका नहीं तोड़ सकते बिना इससे प्रार्थना किए, है ना। और यही पेड़, तो यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसको अलग देख रहे हैं। ठीक है, विज्ञान इसको उस हिसाब से देख रहा है, धर्म इसको अलग दृष्टि से देख रहा है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि ये पेड़ बहुत बड़ा है, बढ़िया लकड़ी और फल देने वाला, जो भी पेड़ हो लकड़ी देने वाला है, फल देने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो अलग नज़रिए से हो गया। पेड़ एक ही है लेकिन इसको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो जो बच्चा इस जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से नहीं देख रहा, वो तो कहेगा यार हम तो इस पेड़ की खूब पत्तियां तोड़ते हैं, खूब टहनियाँ तोड़ते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, जो घर में जलाते हैं, ये सब करते हैं। तो पेड़ तो एक ही है, अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, तो ये बहुलवादी हो गया। ठीक है, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझा जाए तो वो हमारा बहुविध है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अलग अलग तरीके से समझा ऐसे जाएगा कि मान लीजिए अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चों को सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं भाई, सौरमंडल, तो एक बच्चा किताब में पढ़ करके ग्रहों के नाम याद कर लेगा। दूसरा बच्चा हो सकता है कि किसी कोई ग्रह देख करके समझेगा, या जो हम बॉल के माध्यम से जो ग्रह बनाएंगे उसको देख करके समझे। कोई बच्चा वीडियो या एनिमेशन देख करके समझेगा, कोई बच्चा कविता के माध्यम से या नेमोनिक्स के माध्यम से समझेगा। तो यहाँ पे सौरमंडल तो एक ही है लेकिन उसे सीखने का तरीका अलग अलग हो गया, ये बहुविध होता है। इसलिए ये भी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द संरचनावाद राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन 3 सही नहीं होगा। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जहां हम अपने काम को अपने मन से करें, हमारी अंदर की इच्छा है, हमें काम को करने में सेटिस्फैक्शन मिले और हम अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, अगर हम टीचर को प्रभावित करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये हमारी बाहरी प्रेरणा है कि हम सिर्फ टीचर को प्रभावित करना चाह रहे हैं, हमारा अपना कोई मन नहीं है खास, बस टीचर इंप्रेस हो जाए। ये गलत है, ये बाहरी हो जाएगी। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र आप बजा रहे हैं, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, जब आप अपने लिए खुद काम कर रहे हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, कोई बाहरी कोई दबाव प्रेशर नहीं है हम पर। तो ये यहाँ पे हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। डांट से बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं तो डंडे चलेंगे, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। पुरस्कार राशि के लिए आप पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं कि हमको कुछ पैसा मिल जाए, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। आंतरिक वहाँ है जहाँ हम अपने मन से, अपनी इच्छा से काम करें, हमको उसमें सेटिस्फैक्शन मिले। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर कहता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि भाई जो विशेष जातियां हैं, है ना, उनको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मेहनत करनी चाहिए टीचर्स को। ठीक है, कैसे? इसका अगर मैं उदाहरण बात करूं, जैसे मान लीजिए जो विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता का मतलब यह है कि कोई जाति है, कोई वर्ग है, कोई समुदाय है, कोई समूह है, उसके बारे में पहले से बनी हुई जो हमारे अंदर कोई नकारात्मक धारणा है,
जो बिना तर्क बिना अनुभव के केवल परंपरा या सुनी सुनाई बातों पर आधारित है हमारे अंदर, है ना, वो होती है जातिगत रूढ़िवादिता। मान लेना कि फला जाति के लोग केवल खेती या मजदूरी ही कर सकते हैं, पढ़ लिख कर सफल नहीं हो सकते, या ऊंची जाति के लोग हमेशा समझदार योग्य होते हैं। ये हमने हमारे अंदर पहले से बनी धारणा है, सुनी सुनाई है बातें, ये हमने कोई इसको अनुभव नहीं किया है। या हम कहते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, केवल जंगल जानते हैं, शिकार करना जानते हैं। या जो मतलब कहते हैं कि हम दक्षिण भारत के लोग हैं केवल इंजीनियर बनते हैं, या उत्तर भारत के लोग केवल राजनीति में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारे अंदर क्या है, जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता है। अब इसको तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए टीचर को, ठीक है। अब क्या है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। समालोचनात्मक आत्मचिंतन यानी कि अपने अंदर आत्मचिंतन का मतलब है कि अपने अंदर झांक करके देखना, और वो भी समालोचनात्मक तरीके से, यानी कि तार्किक ढंग से अपने अंदर झांक करके देखना, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, है ना, हर अपने अंदर गहराई से सोचना। अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है, इस काम के लिए टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने विचारों, अपनी जो मान्यताएं हैं, जो उसके पूर्वाग्रह हैं और जो भी उसके कार्य हैं, उनकी वो गहराई से जांच करें। यह सोचें कि वो सही है या नहीं है किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, और अगर उनमें कोई पक्षपात या कोई गलत धारणा बनी है तो उन्हें वहां पे क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, 10 का 4 राइट हो जाएगा। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है महारत लक्ष्य, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। देखिए, महारत वो होता है कि जहां पे मान लीजिए आप सीडीपी आज पढ़ रहे हैं, तो सीडीपी आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके 30 में 30 आ जाएं। सीडीपी आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप जो है सीडीपी के बढ़िया मास्टर बन जाएं, इस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएं, ओके, हर एक टॉपिक को आप समझ लें, इसलिए पढ़ रहे हैं। प्रदर्शन लक्ष्य इसलिए कि बस हमारे नंबर बढ़िया आ जाए, बात खत्म है। सीखें ना सीखें उससे मतलब नहीं है, यानी कि हम दूसरों को बेहतर दिखा सकें, हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, हमें इनाम मिल जाए, बस वो बहुत है। वो होता है प्रदर्शन लक्ष्य। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है। नहीं, ये विफलता से बचने पर केंद्रित नहीं है, ऑप्शन हमारा यहीं पे कट जाता है, ठीक है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित है, ये तो गलत हो ही गया। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है, ये बात ठीक है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। बस यही पॉइंट हमारा सही है कि जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है, जो महारत लक्ष्य है, ये अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर जो है बल देता है कि हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। यहाँ बच्चा अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, कार्य की समझ में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए, मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, अच्छी ग्रेड मिल जाए, मुझे बाहरी पुरस्कार मिल जाए, बस इसी के लिए वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी हट जाएंगे ऑप्शन। अगला प्रश्न नीचे कहता है भाई बहन के रिश्ते या भाई बहन के रिश्तों की बात क्या है। देखिए, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, ठीक है। माता और जो भाई बहन का रिश्ता है, ये पेरेंट्स और साथियों के साथ जो रिश्ता होता है उससे कहीं ज़्यादा अलग है, ठीक है। और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात तो ठीक लग रही है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है, नहीं, जो संबंध हमारे साथियों से हैं, जो दोस्तों से हैं, वो रिश्ता एक बहन का भाई से नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अलग है। और एक भाई का रिश्ता बहन से वो रिश्ता नहीं है जो उसके दोस्तों से है। दोस्तों का रिश्ता अलग है, लेकिन एक भाई का रिश्ता बहन के प्रति वो एक अनूठा, एक अलग रिश्ता है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं। और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। साथ संबंधों के समान है, नहीं, ये तो गलत हो गया। साथियों के साथ संबंधों के समान नहीं, अलग है, ये हट गया। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा भी नहीं है। किस भाई बहन के रिश्ते की समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत भूमिका है। अब इसको समझिए, भाई कह रहा है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से ये भिन्न होते हैं। भाई बहन के रिश्ते की क्या ही बात की जाए,
इस रिश्ते की बराबरी कोई रिश्ता नहीं कर सकता। ये एक अनूठा रिश्ता है, ये भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है। भाई बहन के रिश्ते में बहुत घनिष्ठता होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबा समय बिताते हैं, है ना, जिससे कि वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी यहाँ पे निभाते हैं। भाई दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, या और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये सब यहीं से आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि अभिकथन ए कहता है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद हैं। बात तो ठीक है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो काफ़ी अलग अलग होती है ना। कोई बच्चा तेज सीखता है, कोई धीमा सीखता है भाई, है ना, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा तो डेवलप होता नहीं है। कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, कोई देर से चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख गया तो कोई थोड़ा समय ले रहा है ना। तो इसी तरह उसका जो मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी जो गति है वो भी हर बच्चे की अलग अलग होती है। ओके, अब आगे देखिए, तो यहाँ पे विकासात्मक दरों में भिन्नताएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट को समझ गए आप? ठीक है। विकासात्मक जो अंतर है ये आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अभी आपको बताया कि हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस होता है ये आनुवंशिक और अनुभवात्मक, आनुवंशिक और अनुभवात्मक का मतलब ये है कि जहाँ जो हमारी जेनेटिक्स हैं, हमारे माता पिता से मिले गुण हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पर। और हम जिस प्रकार के माहौल में रह रहे हैं, हमको जैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिस प्रकार के खेल हम खेल रहे हैं, खेलकूद हमारा कैसा है, हमारी एजुकेशन कैसी है, उस एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ अनुभवात्मक की बात हो रही है, यानी बच्चे किन लोगों के साथ में रह करके सीख रहे हैं, कैसी उसकी स्थितियां हैं, तो ये उसके अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के। और जो स्वास्थ्य भी बच्चों पर प्रभाव डालता है। भाई कुछ बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं जिससे उनका विकास तेज होता है, जो बच्चा स्वस्थ नहीं है उसका विकास भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक और अनुभवात्मक यानी कि उसको जेनेटिक्स जो गुण मिले हैं पेरेंट्स से, प्लस वो किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। पहले ने कह दिया कि विकासात्मक दरों में भिन्नताएं होती हैं, ये बता रहा है कि भिन्नताएं कैसे होती हैं, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? विकास के किस सिद्धांत को यहाँ पे दर्शाया गया है? देखिएगा, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो वातावरण उनको चाहिए वो नहीं मिल पाता, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। बात तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर रहता है। नहीं, गलत। भाषा का विकास एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वहाँ लोग किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं वो भी तो सीखेगा। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से पारस्परिक संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, या फिर भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। ये बात बेस्ट ऑप्शन है भाषा विकास को लेकर के, कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसका एक सेंसिटिव पीरियड होता है। यदि इस सही समय पर बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं मिल पाती है, उस लैंग्वेज का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, तो बच्चा चीज़ें नहीं सीख पाता है। संवेदनशील काल का मतलब क्या है? ये जीवन का वो एक खास समय होता है जब बालक किसी चीज़ को बहुत आसानी से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सीख जाता है। इस टाइम पे अगर उसे सही अनुभव मिले, सही एटमॉस्फेयर मिले, सीखने के अवसर मिल जाए, तो वो चीज़ जल्दी और बहुत अच्छे से सीख लेगा। लेकिन अगर इसी टाइम पर उसे ये मौका ना मिले तो बाद में चीज़ सीखना थोड़ा मुश्किल और धीमा हो जाएगा उसके लिए। अब जैसे प्रॉपर तरीके से भाषा के विकास की बात कर रहा है, तो भाषा का जो संवेदनशील काल है वो 0 से 6 साल बताया गया है। कि जो 6 साल होते हैं बच्चे के शुरुआत के, ये उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि ये 6 साल गुजर जाएं
और बच्चे को वो एटमॉस्फेयर ना मिले तो फिर बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट में बड़ी कठिनाई होगी, है ना। यहाँ 6 साल तक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखता है, क्षमता बहुत तेज होती है। इस समय अगर उन्हें अच्छा भाषाई माहौल ना मिले, उनसे कोई उस तरीके की बातचीत ना करे, उसने अपने दादी नानी से वो कहानियाँ ना सुनी हो, वो किसी को कुछ बोलते हुए सुने ना या बोले ना, तो यहाँ पे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चा इस उम्र में भाषा से वंचित रह जाता है, जैसे कोई उसे बात नहीं करता, उसको सुनने को नहीं मिलता, तो बाद में भाषा बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए 4th वन ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य का मतलब यहाँ पे है बच्चा डिस्लेक्सिया से ग्रसित है, ठीक है। डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है सर? डिस्लेक्सिया का मतलब होता है कि बालक को शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है। पी को क्यू पढ़ता है, क्यू को पी पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है, इस तरीके से, है ना। और वो उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाता, प्रोनाउंसिएशन में भी उसके प्रॉब्लम रहती है ना। ऐसा नहीं कि वो बुद्धि से कमज़ोर है, नहीं, बुद्धि उसकी एवरेज होती है, सीखने की क्षमता ठीक है, लेकिन बस वो उसके अंदर यही समस्या है, ठीक है। ये डिस्लेक्सिया होता है। ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ऐसे विद्यार्थियों को हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए कैसे हम उनको सिखा सकते हैं? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन से आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, ये किसने कह दिया? ये तो गलत बात है। डिस्ट्रैक्शन का प्रयोग, डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे उसको सिखा सकते हैं? उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ दे करके। एक तो वैसे वो पढ़ने से जूझ रहा है, ऊपर से आप उसको ग्रंथ दे रहे हो पढ़ने को, गलत बात है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग, डंडे के बल पे सिखाओगे, ये किसने बताया आपको? प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझो। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग यानी कि धीरे धीरे, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है धीरे धीरे प्लान करके चीज़ों को तब उसको पढ़ाओ, है ना। प्लान करो, सिस्टम बनाओ कि कैसे इसको योजना बना करके पढ़ाओ, कैसे इसको सिखाएं, कैसे धीरे धीरे सिखाएं, है ना। फिर बाद में जो साउंड है और जो लेटर है, साउंड और लेटर के बीच रिलेशन को जो है क्लियर करो बच्चों के सामने, जिससे कि वे शब्दों की आवाज़ और उसका जो असली में जो शब्द है उसको जोड़ करके पढ़ना सीखें। यही सिस्टमैटिक होता है और फोनेटिक होता है, ठीक है। बच्चे को हम छोटे छोटे आसान स्टेजेस में साउंड्स के आधार पर पढ़ा सकते हैं भाई। फोनेटिक मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे बात हो रही है फोनोलॉजिकल की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अक्षरों की ध्वनि है, जो साउंड है, उसको पहचानना हम सिखाएं, ठीक है। जैसे हमने कह दिया का, ठीक है, इसको का की आवाज़ को क होती है, क्या होती है? क, ठीक है। म, क, म, पहले हम ऐसे सिखाएं, फिर इसको क प्लस म, ये हो गया कम, ठीक है। ऐसे सिखाएं, पहले हम का को क, म, ग, ख, ग ऐसे सिखाएं पहले उसको, ठीक है। फिर उनको जोड़ जोड़ करके सिखाएं। ये होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से हम सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले चरण में कुछ आप उसमें क्या करें, जैसे स्टेजेज में सिखाएं। पहले अक्षरों की पहचान कराएं, फिर अक्षरों की ध्वनि सिखाएं, फिर 2 अक्षरों को जोड़ना, फिर 3 अक्षरों को जोड़ना, फिर 4-4 वाले अक्षर को जोड़ करके शब्द बनाना है, फिर पूरा वाक्य बनाना है, फिर अनुच्छेद पढ़ना है पूरा। तो इस तरीके से हम उसको सिस्टमैटिक ढंग से सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बोध आधारित शिक्षण। बोध आधारित शिक्षण, यह है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की बात हो रही है ना, संरचनावाद की बात हो रही है यहाँ पे। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत ये विश्वास करता है कि, क्या विश्वास करता है? शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, अलग अलग हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या ये बात यहाँ पे सही है? देखिए अगला है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, पैसिव नहीं, गलत बात। शिक्षक यहाँ पे बालक हमेशा एक्टिव रहेगा तभी सीखेगा, ये भी गलत है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बस यही तो मेन पॉइंट है संरचनावाद का, कि विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है हमको।
शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। शिक्षार्थी कम जानते हैं, लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स। नहीं, तथ्यों का प्रसारण, फैक्ट चीज़ें उनको हम शामिल करें तो वो ज़्यादा जानेंगे, नहीं ये गलत बात है, तो रट्टाफिकेशन की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा, कि ऐसा करने के लिए जो बोध आधारित शिक्षण है, जो संरचनावाद पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है, ये कहता है कि बालक केवल जानकारी प्राप्त करने वाले नहीं होते, वो तो एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्माण तभी बेहतर हो पाएगा जब हम उन्हें सकारात्मक सहयोगात्मक अनुभव पर आधारित वातावरण देंगे, जिसमें टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। विद्यार्थी अपने अनुभवों से सीखते हैं। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम सुविधाजनक वातावरण देंगे बच्चों को। ठीक है, सुविधाजनक वातावरण क्या होता है सर, जहाँ विद्यार्थी को कोई डर ना हो, उस पर कोई प्रेशर ना हो, जहाँ वो खुल करके क्वेश्चन कर पाए, जहाँ टीचर सुन रहा हो, है ना, बच्चा समझ रहा हो। ठीक है, और जहाँ उसे गलतियाँ करने की भी छूट हो ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, वो होता है सुविधाजनक वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इज द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न आपसे कहता है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान स्किल डेवलप करने में एक टीचर किस प्रकार हेल्प कर सकता है। जो अमन है वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, किसके साथ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ। अब उसके अंदर ये चीज़ हमें डेवलप करनी है, विकसित करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे कर सकते हैं, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। बात तो बहुत अच्छी लिखी है। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, क्या इससे उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगी? कभी नहीं होगी। वो प्रॉब्लम से डरना शुरू कर देगा। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित हम कभी नहीं प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को। उत्तर प्रदान करके जब हम उत्तर दे देंगे तो बच्चा अपना दिमाग कब लगाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर हमें बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है तो हम उसे मंथन करने दें, उसे विचार करने दें, चीज़ों को गहराई तक समझने दें, तार्किक ढंग से सोचने दें, अपने अंदर विचारों का प्रवाह आने दें, है ना, नए विचारों को आने दें। तो जब बच्चा मंथन करेगा, बुद्धि लगाएगा, विवेक लगाएगा, है ना, और जो उसके अंदर नए नए विचार आ रहे हैं उनको वो अप्लाई करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए भाई। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? तो जो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए अनुकूल, सीखने के लिए अनुकूल कक्षा का वातावरण कैसा होता है? ये सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। सहकारी अधिगम का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें छात्र मिल कर के सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं, ग्रुप में बैठ कर के सीख रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे बालक जो है, यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो बच्चे को एक्टिव करता है, उस पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। बच्चे के अंदर यहाँ पे जो सामाजिक रूप से बच्चा सक्षम बनता है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हमारा। यहाँ पे बच्चा क्या होगा? कोऑपरेटिव लर्निंग में खुल करके सीखेगा, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेगा। सजा और शर्मिंदगी का डर, ये नेगेटिव है, हटा दो। हम कभी भी कंपटीशन को जो है बढ़ावा नहीं देंगे। अनुबंधन और पुनर्बलन की बात यहाँ पे व्यवहारवाद कर रहा है। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद की बात हो गई। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न लीजिए और क्वेश्चन कहता है, लेवाइगोत्स्की मानते थे कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। नहीं। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। देखिए, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, इसकी बात जीन प्याजे करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, ये भी गलत है। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, ये बात सही है। लेवाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। जब तक बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो जीन प्याजे लेवाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया, सोशियो कल्चर थ्योरी भी इन्होंने दी है।
इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक जैसे परिवार है ना, परिवार, समाज, विद्यालय, उसका फ्रेंड सर्कल, बच्चे का एटमॉस्फेयर और लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है, तब जाकर के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है ना। तो संस्कृति और भाषा जो है ये दोनों भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क ही वो मुख्य साधन है, समाज के साथ इंटरैक्शन ही वो मुख्य साधन है जिसके जरिए बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट। हम बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कहता है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, आपको पता है पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष जिसको उन्होंने कहा संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी 2 से 7 वर्ष की प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी 7 से 11 वर्ष की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी 11 से 15 या 11 से प्लस की अवस्था, उसको उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया। तो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक है, अब 4 अवस्थाएं बताइए। ये क्या कहते हैं, ऑप्शन कहता है कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में ये व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पियाजे का जोर संस्कृति नहीं है। पियाजे ने संस्कृति की बात नहीं की है बल्कि सार्वभौमिक विकास की बात की है, इसलिए ये हट जाएगा। ठीक है, तीसरा है उदाहरण देकर समझाती हैं। गुणात्मक रूप से जो 4 अवस्थाएं हैं वो उदाहरण देकर के समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। ये विचार जो है वो वाइगोत्स्की से जुड़ा है, पियाजे से नहीं। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। देखिए, जेनेटिक कोड पर निर्भर मतलब पियाजे ने डेवलपमेंट को केवल आनुवंशिकी से नहीं जोड़ा, सिर्फ जेनेटिक से नहीं जोड़ा है, बल्कि बच्चे की क्रियाशीलता और अनुभव को भी उन्होंने महत्व दिया है। बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बात सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये कहता है कि बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब जैसे यहाँ पे सार्वभौमिक का मतलब ये है, यानी दुनिया के सभी बच्चे, जो दुनिया के सारे बच्चे लगभग एक ही क्रम में गुजरते हैं, चाहे उनकी संस्कृति कुछ भी हो। जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, बच्चे सारे वहीं से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, गुणात्मक रूप से जैसे इन्होंने बात की कि पियाजे ये जो अवस्थाएं हैं वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। गुणात्मक रूप से भिन्न का मतलब हर अवस्था में बच्चे के सोचने का तरीका बदलता रहता है, और वो जो 4 अवस्थाएं हैं यहाँ से हर बच्चा गुजरता है। ठीक है, ये केवल आनुवंशिक या संस्कृति पर निर्भर नहीं होती बल्कि बच्चे के सक्रिय सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होती है। इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी जो 4 स्टेज दी है इन्होंने वहीं से होकर के सारे बच्चे गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? सीमा का मतलब लिमिटेशन, यानी कि जो बात पियाजे ने अपने सिद्धांत में नहीं कही या जिसको नज़रअंदाज कर दिया है। ठीक है, कहता है कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। क्या कह रहा है कि पियाजे ने भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका की बात कौन करेंगे? वाइगोत्स्की करेंगे, पियाजे नहीं करेंगे। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। बात तो ये ठीक है, क्योंकि जो 4 चरण उन्होंने बताए हैं वहाँ से वो मानते हैं कि सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को उन्होंने कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। जैविक कारकों को ध्यान में नहीं रखता है तो भाई पियाजे ने विकास को जो जैविक परिपक्वता है, जो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी है, या जो पर्यावरण पर आधारित अनुभव हैं, उनके मिश्रण की बात की है। ठीक है, जैविक कारकों को उन्होंने अनदेखा नहीं किया। ये कह रहा है कि जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, ऐसा नहीं है। जैविक कारकों उन्होंने अनदेखा नहीं किया है। ठीक है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये उनसे बिल्कुल रिलेट नहीं करती है कि जो संज्ञानात्मक विकास है इस पर संस्कृति और समाज कारकों के प्रभाव को ध्यान में इन्होंने बिल्कुल नहीं रखा है। इसकी बात कौन करेंगे? इसकी बात करेंगे वाइगोत्स्की। वो कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सभ्यता, संस्कृति, समाज का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया है। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है
कि कहता है कि हर वर्ष लता जो है वो जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, किस क्लास की शिक्षिका है, कक्षा 7 की टीचर है वो, ठीक है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। यानी कि जो लता है वो हर वर्ष जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है वो हर वर्ष अपने क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला को बुलाती है जो कि गणित की प्रोफेसर है, और एक नर्स बुलाती है जो कि पुरुष है। पुरुष कौन है यहाँ पे? जो नर्स है वो पुरुष है, ठीक, अपनी कक्षा में बुलाती है। लैंगिक यानी कि जेंडर अंतर जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। कह रहा है कि जो गणित प्रोफेसर है वो महिला है और जो पुरुष है वो नर्स है, ठीक है। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि भाई आमतौर पर क्या होता है कि गणित को पुरुषों से जोड़ दिया जाता है और नर्सिंग को महिलाओं से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा उदाहरण दे करके बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कैरियर जो है किसी भी लिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, कि नर्स जो हैं वो महिलाएं ही बनेंगी, गणित के प्रोफेसर जो है वो पुरुष ही बनेंगे। ओके, कह रहा है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है, ये गलत है, क्योंकि लैंगिक अंतर जो है वो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं, जन्मजात नहीं है, क्योंकि लिंग की भूमिका समाज के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां भावुक होती हैं, ये सब सामाजिक धारणाएं हैं, जैविक नहीं है। इसलिए फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ओके, यहाँ पे ये लैंगिक जो जेंडर रूढ़िवादिता है ये उसको तोड़ रहा है ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसलिए ये राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं। भाई प्रगतिशील शिक्षा में क्या है, बच्चे में जिज्ञासा और सोच को डेवलप की जाती है और यहाँ बच्चा खुद एक्टिव होकर के सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। यहाँ पे विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, गलत बात। यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, जी हाँ बिल्कुल पूछते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो कट जाएगा, बी यहाँ राइट हो जाएगा। एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं और खुद से भी प्रश्न पूछते हैं। अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये बात यहाँ गलत है। हम बच्चों को यहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा बी सी डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी डी जो है वहाँ राइट हो जाएगा। इतनी बात होती है क्लियर। ओके, अच्छा ये हमने कहा कि एक दूसरे से भी बच्चे यहाँ प्रश्न पूछते हैं। एक दूसरे का मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चे समूह में मिलकर के सीखते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, आंसर को ढूंढते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, थॉट्स अपने एक दूसरे से साझा करते हैं, ठीक है। वे शिक्षक से ही नहीं, अपने जो साथी हैं विद्यार्थी उनसे भी यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमने कहा कि स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। स्वयं से प्रश्न का मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चे आत्मचिंतन करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे आत्मचिंतन करते हैं, है ना। जब कोई विद्यार्थी या कोई बालक, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने क्या सीखा, मैं कैसे सीखता हूँ, क्या मैंने ठीक से समझा, मुझसे कहाँ गलती हुई, अगली बार मैं कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ, ये आत्मचिंतन है। यहाँ बच्चा अपने आप से प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी सी डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाएं, और फिर इन्हें डैश सीखा जाता है। देखिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी जो अपेक्षा है, यानी कि इसके पहले इसका मतलब समझिए, जेंडर अपेक्षाएं क्या होती हैं। इन्होंने जुड़ी अपेक्षाएं, जेंडर अपेक्षा का मतलब यहाँ पे ये है कि लड़के से अपेक्षा अलग है, लड़की से अपेक्षा अलग है हमारी, ठीक है। जैसे मतलब लड़के से हमने अपेक्षा कर ली कि ये बड़ा होकर नौकरी करेगा, खूब पैसा कमाएगा, इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाएंगे। लड़की से हमने क्या अपेक्षा रखी कि इसको हाई स्कूल इंटर पढ़ा लेंगे, बाकी घर के काम में माँ का हाथ बटाएगी, फिर कोई अच्छा सा घर देकर शादी कर देंगे, बेटी तो पराया धन होती है। ये हमने उनसे अपेक्षा अलग अलग कर ली। लड़की से अपेक्षा की कि बस हाई स्कूल इंटर कराएंगे, घर पे बिठा लेंगे, माँ का हाथ बटाएगी, शादी कर देंगे। लड़के से क्या अपेक्षा रखी हमने, इसको बढ़िया पढ़ाएंगे, नौकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, हमारा रुतबा होगा। अलग अलग अपेक्षाएं कर ली। तो ये जो अपेक्षाएं होती हैं, इन अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, ठीक है। कि भाई यहाँ पे लड़के की अलग भूमिका हो गई, लड़की की अलग हो गई, ठीक है। बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता
में भी जब तक बच्चा सियाना हो जाता है, अडल्टहुड में आ जाता है, वहाँ तक वो ये सब चीज़ें सीखता रहता है। कैसे उसकी भूमिकाएं चेंज होती हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो बच्ची जो लड़की होती है उसको खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है, लड़के को कार या बंदूक दे दी जाती है। लड़का रोए तो कहा जाता है लड़के नहीं रोते, क्या लड़कियों की तरह रोते रहते हो, लड़कियां कोमल होती हैं। ये हमने वहाँ बचपन में बच्चे ने सीख लिया कि कैसे हमारा रोल अलग अलग है ना। जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए स्कूल जाना शुरू किए तो वहाँ पे हमने कह दिया कि स्कूल में लड़कियों से कहा जाता है कि वो डांस करेंगी, सिंगिंग करेंगी, कुकिंग कंपटीशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लड़कों को कहा जाता है कि तुम साइंस पढ़ो, स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, और इनके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अक्सर बच्चे किताबों में भी देखते हैं, किताबों में क्या इमेजेस देखते हैं कि पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, मामा और जो माता जी हैं वो घर में खाना बना रही हैं, ऐसे इमेजेस होते हैं। तो वहां से बच्चे के अंदर ये इमेज क्रिएट होती है कि हमारे भूमिकाएं अलग अलग हैं, हमारे रोल अलग अलग हैं। ओके, तो जेंडर भूमिकाएं जो हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी महसूस किया जाता है, सीखा जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। कौन कहता नहीं होती? भाई वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहोगे आपकी बुद्धि वैसे डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? अक्सर कहा जाता है बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बेवकूफ के मूर्ख होते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ केसेज में उल्टा देखने को मिलता है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जो आईक्यू टेस्ट है उसी से प्रॉपर बुद्धि माप ली गई और उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है, ये बात ठीक है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, ये बात यहाँ पे सही है। बुद्धि बहुआयामी है। इसकी बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, और इनके अकॉर्डिंग बुद्धि सिर्फ गणित या भाषा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उसमें संगीत है ना, बॉडली का एस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये और प्रकृति से जुड़ी बुद्धि। तो बुद्धि के कई सारे आयाम हो सकते हैं, कोई एक सिंगल बुद्धि नहीं होती है ना। तो ये दृष्टिकोण ये मानता है कि हर विद्यार्थी अलग होता है और समय के साथ उसकी क्षमताएं भी डेवलप हो जाती हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? ठीक है, किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की? वो थे हार्वर्ड गार्डनर, जिनकी पीछे अभी हम बात कर रहे थे, वो थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इन्होंने क्या किया? हार्वर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने आलोचना की जो बुद्धि का सामान्य सिद्धांत था। और सबसे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन जो हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, इन्होंने सामान्य बुद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की थी और इन्होंने जी फैक्टर की बात की थी। जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, इसका इन्होंने सिद्धांत दिया, जो मानता था कि बुद्धि एक सिंगल एबिलिटी है, एक सिंगल योग्यता है जो सभी प्रकार की मानसिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें काम करती है। फिर गार्डनर ने क्या किया? गार्डनर ने जो ये सामान्य बुद्धि का सिद्धांत था, सामान्य बुद्धि के कॉन्सेप्ट की इन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है चार्ल्स भाई, बुद्धि बहुआयामी होती है, बुद्धि के अंदर सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं होता जो आपने बताया जनरल फैक्टर, बुद्धि बहुआयामी होती है, ना कि केवल एक ही प्रकार की। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया? इनका जो सिद्धांत था उसको गलत ठहरा दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि बुद्धि देखो ऐसा है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी होती है, म्यूजिकल होती है, स्पेशियल, बॉडली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तुम एक बता रहे हो। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लीजिए सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन देखिए हर पेपर में मुझे लग रहा रिपीट हो ही रहा। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसकी आलोचना किसने की? कैरल गिलिगन ने। क्या पॉइंट लेकर के आलोचना की थी? उन्होंने कहा कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है इनकी जो आलोचना है ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई? नहीं, ऐसा नहीं है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की जो आलोचना की, उसमें इन्होंने ये कहा
कि तुमने लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा की है। तुमने सिर्फ अपने सिद्धांत में पुरुषों को महत्व दिया, पुरुषों से ही आपने नियम कानून की बात की, उन्होंने जो तर्क दिया उसको आपने सही मान लिया। अरे महिलाओं से भी बात किए होते। कैरल गिरिगन ने कहा कि भैया लॉरेंस कोहलबर्ग भैया ऐसा है, तुमने महिलाओं से भी बात की होती, क्योंकि पुरुष के नियम कानून उस सोच में अलग होते हैं, महिलाओं के अलग होते हैं। महिलाएं घर में पालन पोषण करती हैं, बच्चों को पालती हैं, उनके अंदर ममता होती है, पूरे परिवार को लेकर के चलती हैं, वो उनका नैतिक नियम अलग होते हैं, वो अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। तुमने महिलाओं के भी जो है दृष्टिकोण को समझा होता, इस बात को लेकर के उन्होंने आलोचना कर दी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल डेवलप करने में मदद करना चाहती है। वो चाहती है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं इनके अंदर अधिक संज्ञानात्मक कौशल डेवलप हो जाए, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो जाए, मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेटाकॉग्निटिव स्किल का मतलब ये होता है जहां बच्चे ये सोच सकें कि वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख पाए हैं। ठीक है, अपने अंदर झांक करके देखें, अपनी ताकत को समझें, अपनी कमजोरी का भी आकलन करें ताकि वो आगे बेहतर कर सकें। ये मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है जिसमें हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये डेवलप करना चाहती कि मेरे बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए। तो कौन सी रणनीति सबसे अच्छी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और फीडबैक प्रदान करते रहोगे, क्या इससे ये चीज़ डेवलप हो जाएगी? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बात ये ठीक लग रही है हमको। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंप देना कि बस ये पाठ याद करो। उन्हें बुक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना कि जो तुमको पढ़ाया गया है उसको बस रिपीट करते चलो। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने से बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाएगी? नहीं आएगी। कैसे आएगी? जब हम बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो खुद अपने अधिगम पर चिंतन करें, अपनी लर्निंग को खुद देखो कि तुम क्या सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही है, कहाँ कमी है, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है, जो तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है उसका खुद मूल्यांकन करो कि दूसरों की तुलना में तुम कहाँ हो, है ना, तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों नहीं सीख पा रहे हो, तुमसे सवाल क्यों नहीं लग रहा, अपना मूल्यांकन खुद करो। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कहता है कि कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। पॉइंट को समझिए पहले क्या कह रहा है। कह रहा है टीचर्स को जो भी टॉपिक्स हैं उनको मजबूत करने के लिए बालकों को अपने खुद के कॉन्सेप्ट के, खुद के टॉपिक के उदाहरण और गैर उदाहरण की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके लिए हम बच्चों से कहें कि इस टॉपिक के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं वो अपने आप ढूंढो, और जो यानी कि जो गैर उदाहरण है उनको ढूंढो। ठीक है, उदाहरणों के बारे में सोचने से टॉपिक को मजबूत किया जाता है, कॉन्सेप्ट को मजबूत किया जाता है। बात तो ठीक है कि भाई अगर कोई कठिन टॉपिक हो और अगर उसका हमें कोई सटीक उदाहरण मिल जाता है तो वो चीज़ हमको बड़ा जल्दी समझ में आ जाती है, बात ठीक है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते नहीं, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उदाहरण क्या होते हैं, गैर उदाहरण क्या होते हैं। मान लीजिए आज की क्लास में हमको टॉपिक पढ़ाना है लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं हम पढ़ा रहे हैं क्लास में। क्या पढ़ा रहे हैं? सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स हम पढ़ा रहे हैं। अब हम बच्चों को उदाहरण देंगे कि बच्चों देखा ऐसा है, मानव हो गया, ठीक है, पशु हो गए, पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, और तालाब में तैरती मछली हो गई। ये सब क्या हैं? ये सजीव उदाहरण हैं, ये सजीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये हो गए उदाहरण। ये क्या हो गए? ये हमने दे दिए टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण। अब हम देंगे बच्चों को गैर उदाहरण। देखिए बच्चों, ये वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुएं हैं, ये सांस लेती हैं, ठीक है। और अगर हम इसका नॉन एग्जाम्पल देंगे तो हम कहेंगे देखो, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे कि आपका टेबल हो गया, ठीक है, आपके पत्थर हो गए, ठीक है, पानी की बोतल रखी है आपके सामने, कुर्सी पर जिस पर बैठे हो, चलती हुई कार, ये हमने क्या किए? हम निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं ताकि बच्चा सजीव वस्तुओं को ठीक से समझ पाए,
ठीक है। तो ये हो गया गैर उदाहरण। ये क्या हो गया? ये हो गया जो हमने टॉपिक से हटकर उदाहरण बताए, ये हो गया गैर उदाहरण। इससे क्या होगा? इससे गैर उदाहरण से होता यह है कि जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाता है। ऐसा नहीं कि इससे बच्चा भ्रमित हो जाए, इससे बच्चा और समझ पाएगा कि हाँ यार, सजीव और निर्जीव में ये अंतर होता है। तो यहाँ पे हमारा ये तो गलत हो गया, क्योंकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने। क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं अगर शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको प्रतीकात्मक यानी कि सिंबल्स के रूप में, चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से पहले उसको प्रस्तुत करें, या फिर पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, और फिर वहाँ पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। गलत है यार, पहले जो जानते हैं वहाँ से बच्चों को लेकर के चलो, जो नहीं जानते हैं फिर वहाँ तक पहुँचो, ये तो गलत है। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए, ये बात ठीक लग रही है हमको, ठीक है। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, उस पर पहले तर्क करें, कारण और परिणाम समझें, फिर विचारों को सत्यापित करें। ऐसा भी नहीं कि पहले आप तर्क और कारण पहले ही समझाने लग जाओगे, है ना। सबसे पहले क्या होता है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत ये कहते हैं कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दीजिए, फिर आप उसकी बारीकियों पर आइए। अब आपको याद है कोहलर का जो आपने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा था, वो सिद्धांत किस पर आधारित है? वो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद पर। किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद पर। हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गेस्टाल्टवाद जो है वो यही तो कहता है कि हम किसी भी घटना, किसी भी अनुभव को टुकड़ों में नहीं समझ सकते, पहले उसे समग्र रूप में समझना चाहिए। वो कहते हैं कि पहले समग्र रूप में हम उसको समझें। किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले उसका पूरा और समग्र परिचय ही देना चाहिए। इसके बाद उस अवधारणा की जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स हैं, उसके पहलू क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं, उसके उदाहरण क्या हैं, फिर वो चीज़ समझी जाए। इससे वो टॉपिक को सही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं और नए ज्ञान को बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाता है बच्चा। उदाहरण लीजिए इसका एक कि पहले संपूर्ण रूप में कैसे। मान लीजिए आप साइकिल है, ठीक है, आप साइकिल है, मान लीजिए साइकिल है एक, पहले आप इसको ये बताएंगे कि बेटा ये साइकिल है, इस पे हम चल करके थोड़ी बहुत दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है, और पहले लोग इससे लंबी यात्रा तय किया करते थे। पहले आप ये बताएंगे कि देखो ये एक कोई वस्तु है, इसके ये पहिए हैं, ये कैरियर है, ये सीट है, ये चेन लगी है, ऐसे ब्रेक लगी है। पहले ये चीज़ समझाएंगे कि पहले इसके बारे में बताएंगे। पहले ये समझाने लग जाओगे बच्चा बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा। पहले साइकिल के बारे में समझाओ कि बेटा ये साइकिल है, ये क्या है, ये साइकिल है पूरी, ठीक है, और पहले इससे लोग लंबी दूरी तय किया करते थे। आजकल तो शौक में भी चलाते हैं, या जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चलाते हैं, या गरीब लोगों के पास आज भी है, ठीक है। अमीर रखते हैं तो अपना जैसे वो एक्सरसाइज करने के लिए रखते हैं। कुल मिलाकर हम थोड़ा साइकिल के बारे में बताएंगे, फिर हम इसकी बारीकियों पर पहुंचेंगे। देखो ये साइकिल है और इसका ये हैंडल है पकड़ने के लिए, ये सीट है, ये इसका कैरियर है जिस पे हम कुछ सामान रख सकते हैं, ये पहिए हैं, ऐसे इसमें तीली लगी हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगी होती। फिर हम इसकी बारीकियों पर जाएंगे, ठीक है। किसी गेस्टाल्टवाद कहता है कि अगर हम किसी कार को देख रहे हैं तो पहले उस कार को हम समग्र रूप में देखेंगे कि ये कार है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये देखो इसके पहिए हैं, ये मिरर लगा है, ये ऐसे शीशे हैं, वैसे ये सब क्वालिटी की बात नहीं। पहले हम उसको होल रूप में देखेंगे, ये कार है, फिर उसको हम डीप में जानेंगे। तो पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। ऑप्शन 30 का 3 नंबर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।